सो ये दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा पहला ही क्लास है, हम दूसरे चैप्टर से पढ़ेंगे। तो सर क्या पहला चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे? उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें केवल आपको मानचित्र दिया गया है। वो चीज़ मैं चैप्टर 2 में कवर कर दूंगा और बेसिकली वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ दिया है जो कि आप पीछे पहले भी पढ़ चुके हो, और उस सारे का सारांश मैं चैप्टर 2 में आपको बता दूंगा। तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ हम ये इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर ये आपको देखने को मिलेगा। लगभग इसमें अगर आप देखते हो CGBSE बोर्ड का मैं बुक लिया हूँ तो इसमें लगभग 50 से 52 पेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम कुछ भागों में बांट के आपको पार्ट बाय पार्ट यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं चैप्टर के बारे में, तो चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर के नाम की अगर हम बात करें तो ये है भारत एक सामान्य परिचय। मतलब भारत के परिचय के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भारत का परिचय क्या है, भारत के बारे में बेसिकली हम जानेंगे। और ये जियोग्राफी का पार्ट है, मतलब भूगोल का पार्ट है। इसमें हम भूगोल पढ़ेंगे और फिर आगे जाके हम अगर उधर हिस्ट्री और पॉलिटी भी पढ़ेंगे, वहाँ पे मतलब इतिहास और राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे। तो अभी हम भूगोल के यहाँ देखते हैं और ये हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे है, उपमहाद्वीपीय बनावट विविधता में एकता, ये जो दिया गया है कि उपमहाद्वीप, आखिर उपमहाद्वीप बोलते किसको है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि भारत जो है, भारत पहले क्या था कि भारत में पाकिस्तान भी जुड़ा था, नेपाल का भी भाग था, और इधर सिक्किम, इधर बांग्लादेश, राइट, और इस साइड आपका म्यांमार वगैरह सब एक ही में थे, श्रीलंका भी, सबको मिला के हम बोलते हैं उपमहाद्वीपीय, उपमहाद्वीप बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भारत एक विशाल देश है, इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वत, मतलब जो हिमालय है वो अभी अभी बना है, नवीनतम पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत अगर देखा जाए तो वो हिमालय की बात हम करते हैं। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ गहरी घाटियाँ है, मतलब वहीं से निकलते हैं। हिमालय का जो आप देखते हो, अभी हम हिमालय के बारे में भी देखेंगे, उसमें भी 4 पार्ट आपको देखने को मिलता है। सबसे ऊपर आपको दूसरा हिमालय, मतलब महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, राइट। तो इस तरीके से आपको हिमालय का पार्ट भी देखने को मिलते हैं और यहीं से सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकलती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है। और फिर हम देखेंगे पठार के बारे में। सबसे पहले मैं अगर आपको नक्शा दिखा दूं अगर भारत का, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये जैसे आप देख रहे हो, ये पूरे भाग को हम बोलते हैं उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, इस पूरे भाग को। ये हमारा केवल भारत हो गया, यहाँ से अगर जो पार्ट है ये हमारा भारत हो गया, लेकिन इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे भाग को हम उपमहाद्वीप बोलते हैं, राइट। और इसके बाद अगर हम देखें और एक मैप में आपको दिखा दूं तो उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हम अभी जो पठार और जो हिमालय के बात कर रहे थे वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये मैप आप जैसे देख सकते हो, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, भारत है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा हिमालय वाला पार्ट आता है, ये हमारा बेसिकली हिमालय है। उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा मैदान आता है, यहाँ पे मैदान है। मैं अभी आपके ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे पठार आपको देखने को मिलेगा। ये जो ट्रायंगल है इसको हम पठार बोलते हैं, इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, राइट। इसको हम इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं और यहाँ पे आपको पठार देखने को मिलता है। ये वाला जो एरिया है राजस्थान वाला, ये आपको यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ आपको डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, मरुस्थल देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्यारा सा इंडिया हो गया। इस साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा इंडिया है। और अगर इसमें हम अभी कहाँ पे बात कर रहे थे, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला पेज था वहाँ पे हम अभी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार, जो भी हमने नीचे देखा, जो मैं आपको पेनिनसुला बोला था, उसको हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है, मतलब सबसे पुराना भूखंड की अगर बात करें भारत में तो वो प्रायद्वीपीय पठार ही है सबसे पुराना। उसके बाद हम कहीं हिमालय तो अभी अभी आया है, उसके बाद फिर मैदान बना है, लेकिन सबसे पुराना बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार ही है। हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है, जो कि ऊपर में साउथ में हो बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। वहीं राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थल भी है। राजस्थान वाला रीजन जो मैं आपको अभी दिखाया था वो बहुत ही गर्म स्थान है। मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय आपको देखने को मिलेगा इस साइड
पूर्वी साइड, तो यहाँ पे आपको सबसे मतलब सबसे अधिक वर्षा यहीं पे आपको देखने को मिलता है। अभी हम मैपिंग भी करेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, ये सब तो आपको पता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है, जो कि अभी हम यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हो, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये प्रायद्वीप है ना, इसकी बात हम कर रहे हैं, राइट। तो ये है हमारा यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हो। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया का मैप है। यहाँ पे हमारा ये भारत, मैं जैसे अभी आपको बताया भारतीय उपमहाद्वीप है, ये अपना पूरा एशिया है, इधर जाओगे तो यूरोप है, ये अफ्रीका, इधर फिर ये ऑस्ट्रेलिया इस साइड में है, और अगर और इधर जाते हो तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। अगर हम इसमें आगे देखें तो ये सब आप पढ़ लेना। और उसके बाद अगर हम देखें यूरेशिया के मानचित्र पर भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्रीय निर्धारण, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जैसे ये हमारा भारत है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे वाले रीजन को मिला के हम क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, राइट। इस पूरे रीजन को हम मिला के भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। लेकिन ये केवल हमारा भारत का नक्शा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा प्यारा सा भारत है। यहाँ जम्मू कश्मीर, इधर गुजरात वाला रीजन हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश, और नीचे कन्याकुमारी आप जैसा केरल में देख सकते हो। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मानचित्र 2.1 है, ये वाला मानचित्र जो आपके सामने है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, जो मैं पूरा रीजन बताया, ये पूरा रीजन जो भारतीय उपमहाद्वीप है, आप देख सकते हो कि एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा ये रोल करता है, बहुत ही बड़े भूभाग पे ये फैला हुआ है। यही ये बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु भी प्रदान की है। अब आप जानते हो कि हिमालय अगर नहीं होता तो हमारा जो नॉर्थ वाला पार्ट था, उत्तरी जो भारत है, अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा वो बर्फ से ढका होता, पूरा फ्रीज हो जाता, राइट। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी बनावट के साथ यहाँ पे विशिष्ट जलवायु भी प्रदान करती है, यही बनावट इसकी, जिसे हम मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। आप ये सब टर्म याद रखना, मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं। आगे हम जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय की ऊंची व लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं होती, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा फ्रीज हो जाता, पूरा बर्फ से ढक जाता, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं से, यही चीज़ जो मैं आपको बताया वही चीज़ें बता रहा है कि ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता। ऐसा माना जाता है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो सिंधु, गंगा, यमुना नहीं होती। अब जब हिमालय ही नहीं होता तो वहाँ से निकलने वाले नदियाँ भी नहीं होती, और जब नदियाँ नहीं होती तो उससे जो विशिष्ट पदार्थ आते हैं उससे मैदान भी नहीं बनता, और जब मैदान भी नहीं बनता तो खेती नहीं होता, और जब खेती नहीं होता तो हम भी नहीं रहते। मतलब यूँ बोला जाए कि हमारे अस्तित्व उसी पे निर्भर है, हिमालय पे निर्भर है, राइट। अगर हिमालय नहीं तो हम नहीं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इस स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता, मतलब पूरा डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलता। जो सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, यहाँ पे आपको बोल रहा है। इतिहासकारों का यह मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। सोचने वाली बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे प्रत्येक दिशा से अभेद बनाती है। अब आप जानते हो कि जो हमारा इंडिया है, ये अगर हमारा इंडिया है तो यहाँ पे इधर भी क्या है, सागर है, इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, इधर से पर्वत है। तो यहाँ पे इंडिया में आने के लिए बहुत ही कम ऐसे रास्ते हैं जहाँ से दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि बाहरी देश यहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकते, बहुत कम मात्रा में कर सकते हैं। तो उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद ऊंची पर्वत श्रृंखला अवश्य हैं, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई घाटियां और दर्रे हैं। इसके कहने का क्या मतलब है, आइए हम देखते हैं। तो मैं आपको बताया कि ये अगर हम
ये हमारा क्या है, इंडिया है। यहाँ से पर्वत है, लेकिन पर्वत में भी तो कुछ घाटियाँ होता है ना। अगर ये पर्वत है हमारा तो ये ऊंची पर्वत है, लेकिन यहाँ पे कुछ घाटियाँ है, यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, यहाँ से कुछ रास्ता तो आते हैं ना। तो दुश्मन इसी रास्ते से हमारे इंडिया में प्रवेश करते थे, और यही रास्ता कुछ यही बोल रहा है कि भले ही वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची घाटियाँ हैं, लेकिन कुछ घाटियाँ और दर्रे भी वहाँ पे क्या है, मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। मतलब भारत में जो विदेशी आ रहे थे, जो अंग्रेज़ों की बात करें हम, पुर्तगाली की बात करें, और इधर से हम अगर अफ़गानिस्तान साइड से अगर देखें, बहुत सारे इतिहास में आए हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो इन्हीं दर्रों से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचते थे। एक दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, खैबर और बोलन, ये दोनों आप याद रखना। एक खैबर दर्रा है और एक बोलन दर्रा है, ये दोनों का नाम आप अच्छे से याद रखना इसके बारे में। कुछ मानव समूह दक्षिण में मकरान तट के रास्ते भी यहाँ पहुँचते थे। एक मकरान तट है दक्षिण पूर्वोत्तर के दर्रों में से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दक्षिण में एक मकरान तट के रास्ते से भी यहाँ पहुँचते हैं। तो अभी हम मैपिंग में देखेंगे कि मकरान तट कहाँ है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार के सान पठार से मानव उत्तर पूर्वी इलाकों में आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदान में फैल गया। मतलब जो म्यांमार है ना, इस साइड जो म्यांमार है, वहाँ से भी लोग आए, और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र वाला इलाका है, ब्रह्मपुत्र के कारण जो यहाँ पे मैदान बना है, वहाँ पे सब आके यहाँ पे बस गए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ही अलग अलग धार्मिक विश्वास और काम करना। आप जानते हो कि अगर बाहर से लोग आएंगे, अगर विदेशों से लोग आएंगे, तो वो केवल रहने नहीं आएंगे, वो अपने कल्चर भी लेके जाएंगे। अगर सपोज़ कि हम यहाँ से अगर सपोज़ कि हम जाते हैं छत्तीसगढ़ से अगर हम दिल्ली जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना, अगर हम पढ़े लिखे अच्छे हैं तो हम वहाँ पर हिंदी बात करेंगे, इंग्लिश बात करेंगे। लेकिन अगर कोई ग्रामीण इलाके से जाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि छत्तीसगढ़ी में बात करेगा। अगर वो झारखंड वाले रीजन से है तो झारखंड में बात करेगा, बिहारी में बात करेगा, बिहार से है तो वो चीज़ अपने कल्चर को लेके जाते हैं। अगर कोई हिंदू है तो जहाँ पे जाएगा वो अपने भगवान का पूजा करेगा। अगर कोई मुसलमान है तो वो अपने अल्लाह का पूजा करेगा, या फिर जो भी करेगा, राइट, नमाज वगैरह पढ़ेगा। तो जब भी कोई आदमी अगर दूसरे देश में जाते हैं तो वो केवल अपने साथ साथ बहुत सारे क्या बोलना चाहिए कि बहुत सारे बदलाव लाते हैं, बहुत सारे कल्चर लेके जाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास का काम भी लेके जाते हैं, एक दूसरे को पता पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आदान प्रदान के द्वारा एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। भारतीय उपमहाद्वीप के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, और उस वही का परिणाम है कि अंग्रेज़ों से 200 साल तक हम बंदी बने रहे। चलिए अब हम देखते हैं स्थिति विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। मतलब कि हमारा जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, उसका स्थिति कहाँ है, कहाँ पे वो लाई करता है, उसका विस्तार कहाँ है, कितना दूरी पे वो है, और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक इंडिया का आपको समझने के लिए मैप बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे ये सपोज़ कि ये हमारा इंडिया है। अब ये इंडिया है, इसको आप मान लेना। अब हकीकत का ऐसा इंडिया नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ना, अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं अगर आपको बताऊँगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में देखेंगे। ये हमारा इंडिया है, जैसा कि आप जानते हो, राइट। ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, हल्का अंडे का आकार का है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन तो ऐसे जाता है, एक ऐसे लाइन जाता है, और ये बेसिकली आप जानते हो ये हमारा क्या है, भूमध्य सागर है, 0 डिग्री पे है, ये भूमध्य सागर है, राइट। तो जब ये हमारा भूमध्य सागर है, 1 सेकेंड ना, मैं वाइट बोर्ड ले लेता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपका ये जो आगे आने वाला 2-3 टॉपिक है ना, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा ये हमारा भूमध्य रेखा है, और ये 0 डिग्री पे है। इसके नीचे ये हमारा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पे क्या है, मकर रेखा है, ये साउथ में है, और ये नॉर्थ वाले में 23.5 डिग्री पे क्या है, कर्क रेखा, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये हमारा मकर रेखा हो गया। उसके नीचे आएंगे यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ में, और यही ऊपर जाएंगे कितना, यही ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री पे पोल है, और यहाँ पे भी ध्रुव देखने को मिलता है,
राइट। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है और ये हमारा जो ये मैं आपको बताया ना इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है अक्षांश है और इसी को अगर हम इस तरीके से बांटते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा देशांतर हो जाता है और इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अक्षांश के बारे में हमने देख लिया, देशांतर के बारे में अब हम देखने वाले हैं, राइट। तो ये अक्षांश हो गया जो इस तरीके से है ना हॉरिजॉन्टल है, इसको हम अक्षांश बोलते हैं और इस तरीके जो लंबा है वाई एक्सिस में है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम देशांतर बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, राइट। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करके और कमेंट करके बता दो ताकि मैं भी और अच्छे तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे और पढ़ा सकूँ। और मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। और आपने अभी मैथ वाला सीरीज़ भी नहीं देखा है क्योंकि हमारा मैथ भी वहाँ पे साथ साथ चल रहा है, तो मैथ वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मैथ भी हमारा लगभग 5वें 6वें चैप्टर में हम पहुँच चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर वहाँ पर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम अब स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको समझाने के लिए ये भी भारत बनाया था, ये हमारा इंडिया था। तो 8 डिग्री 4 सेकेंड से 37 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांशों के बीच। तो अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे लेते हैं, राइट, कब कौन हमला पढ़ा? तो चलिए अब हम मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड लेके आया हूँ। अब हम यहाँ पे समझेंगे असली कॉन्सेप्ट को। अगर आप इसको समझ लेते हो तो जो अभी मैं आपको इस स्थिति विस्तार बताने वाला था वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। और अक्षांश और देशांतर क्या होता है, सबसे पहले हम एक बना लेते हैं यहाँ पे। एक हम इंडिया का ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बीच से इसका जाता है, बीच से एक लाइन यहाँ पे जाएगा, वो क्या है, यहाँ पे ये इक्वेटर है, मतलब ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो भी आप बोलो, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, जो भी आप बोलना चाहो, तीनों इसका ही नाम है, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमारा 0 डिग्री पे है, राइट। ये हमारा पृथ्वी है। यहाँ से अगर हम 0 डिग्री पे लाइन खींचते हैं तो ये हमारा 0 डिग्री पे क्या है, भूमध्य रेखा है। इसको आप विषुवत रेखा भी बोल सकते हो और भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इससे ऊपर जब जाओगे, यहाँ पे ये 23.5 डिग्री पे जब ऊपर जाओगे, ये कितना डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे ऊपर जाओगे नॉर्थ में, तो ये क्या है, कर्क रेखा है। ये हमारा कर्क रेखा है, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप यही चीज़ साउथ में जाओगे, राइट, अगर आप यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ में जाते हो, 23.5 डिग्री क्या में जाते हो, साउथ में जाते हो, तो ये हमारा होता है मकर रेखा। ये हमारा क्या है, मकर रेखा है, ठीक है। नॉर्थ में जाते हो तो कर्क रेखा, साउथ में जाते हो तो मकर रेखा। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, फिर नीचे में कितना जाएंगे, 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री साउथ में, और ऊपर में 90 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, ये हमारा अक्षांश है, इसको हम अक्षांश बोलते हैं। तो भारत अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया आप जैसे जानते हो, आप कभी सुना होगा कि जो कर्क रेखा है हमारे छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरता है। और छत्तीसगढ़ में बात करें तो ये बलरामपुर ज़िले से होके गुजरता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे बलरामपुर ज़िले से होके गुजरता है, तातापानी के आसपास में ये चीज़ कर्क रेखा गुजरता है। तो हमारा इंडिया बेसिकली यहाँ पे लाई करता है, राइट। ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से होके गुजरता है। तो ये चीज़ इंडिया का लोकेशन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि आखिर हमारा इंडिया कहाँ पे है। तो इंडिया हमारा नॉर्थ में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो भूमध्य रेखा है, और इधर क्या है, हमारा नॉर्थ है, और नीचे में क्या है, साउथ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया आप बताओगे कि नॉर्थ में है। लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है ना कि हमारे पास नॉर्थ तो पता चल गया, साउथ में नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया नॉर्थ में। लेकिन ईस्ट में है कि वेस्ट में है, ये भी तो हमें कंफर्म होना चाहिए ना। ईस्ट में है कि वेस्ट में है, ये भी तो हमें कंफर्म होना चाहिए ना। तो इसी तरीके से जैसे हम अभी अक्षांश के बारे में पढ़े, उसी तरीके से हमारे पास होता है एक देशांतर। ये हमारा देशांतर रेखा है, 0 डिग्री इसको लेते हैं।
ठीक है। और ये लंदन के आसपास, लंदन के पास से होता है, और इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। अभी जो हमारा टाइम चलता है उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको, पूरा चीज़ डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये यहाँ से 0 डिग्री होता है, और इसके इस साइड अगर राइट साइड में आप जाते हो तो ये हमारा ईस्ट होता है, और इस लेफ्ट साइड में जाते हो तो ये हमारा वेस्ट होता है, राइट। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। और तो अब मैं पूछूँ, अब 5 मिनट बताने के बाद अगर अब मैं पूछूं आपसे कि बताओ इंडिया कौन से, अगर कर्क रेखा, अगर मकर रेखा की बात करूं, सॉरी, अगर अक्षांश और देशांतर की बात करूं या फिर क्वाड्रेंट की बात करूं, तो किस में है? तो आप बताओगे कि सर एक तो नॉर्थ में है, ये तो पता चल गया, लेकिन नॉर्थ के साथ साथ ईस्ट में भी है, मतलब पूर्व में भी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये उत्तर में तो है, उत्तरी दिशा में है, लेकिन कहाँ पे है? पूर्व दिशा में भी है, ये भी हमें पता चल गया, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने PDF की ओर, जहाँ पे मैं आपको बुक लेके दिखा रहा था। तो यही चीज़ अब आपको क्लियर होगा कि ये हमारा जो, ये भी नॉर्थ में है, राइट। ये भी मैं जो बताया ये भी नॉर्थ में है और ये भी नॉर्थ में है, क्योंकि दोनों ऊपर में है। ये भी ईस्ट में है और ये भी ईस्ट में, लेकिन ये कितने डिग्री पे है? अभी जो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, ये 23.5 डिग्री है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार 23.5 गया। 0 से 23.5 जाने के बीच में पहले 0 से 1 गया होगा, 2 गया होगा, 3 गया होगा, 4 गया होगा, ऐसे करते करते 23.5 गया होगा। उसी तरीके से नीचे अगर हम बात करें साउथ में, तो ऐसे ही 1, 2, 3 ऐसे करते करते गया होगा, राइट। मतलब 0 से लेकर 90 तक गया होगा, मतलब स्लोली गया होगा, आराम से एक एक स्टेप करके गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया के जो लास्ट पॉइंट है ना, ये जो लास्ट पॉइंट है कहाँ पे लाई करता है? अब सपोज कि आपका घर है और कोई पूछे कि बेटा तुम्हारे घर का जो पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाला भाग है, कहाँ तक है आपका ज़मीन? तो आप बताओगे ना कि यहाँ तक हमारा ज़मीन है। लेकिन हम यहाँ पे कैसे बताएंगे? तो हम यहाँ डिग्री में बताएंगे कि बेटा ये डिग्री हमारा यहाँ तक है, और ऊपर में यहाँ तक है, ईस्ट में यहाँ तक है, और वेस्ट में यहाँ तक है। तो ये चीज़ हम, चलिए इसको मैं बताता हूँ, आप उसे अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ पे है नॉर्थ में, ठीक है। ये इसका देशांतरी रेखा है अक्षांश के बीच में, मतलब ये अक्षांश हो गया। और अगर हम देशांतर की बात करें तो ये यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। मतलब ये चारों चीज़ आपको याद रखना है कि ये नीचे कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, और यहाँ बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ पे है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर हमारा इंडिया है कहाँ, इंडिया का जो पोर्शन है वो कौन से, अगर ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में है कि नॉर्थ में, कहाँ पे है, कहाँ पे ये स्थित है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम चलिए आगे देखते हैं कि इसका कितना भाग कहाँ पे है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि ये इतना दूरी तक है। उसके बाद यह विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। मतलब कि अगर विश्व की बात किया जाए, पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए, तो हमारा जो भारत देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है, 7वां बड़ा देश है। मतलब इससे आगे 6 और बड़े देश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 6 बड़े देश हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा भारत देश आता है, ठीक है। सबसे पहला देश का नाम बता दूं तो ये रूस है, और बाकी 5 देशों का नाम मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप इसे देख के और मुझे पर्सनली आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं नंबर दे देता हूं 9301854561, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये 5-6 देशों के नाम। एक देश का मैं नाम बता दिया, मतलब पहला जो बड़ा देश है वो रूस है, और 7वां हमारा इंडिया है। बीच के बचे 5 देश, 5 देश का नाम आपको याद रखना है। आपको अगर बनता है तो आप कमेंट करके बताइए, और नहीं बनता है तो मैं कल के क्लास में आपको ये चीज़ नाम बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुल क्षेत्रफल जो है देश का, वो 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये जो हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया का टोटल अगर क्षेत्रफल देखा जाए, ये टोटल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जो कि पूरे विश्व का 2.47% है। मतलब पूरे विश्व में अगर 100% ज़मीन है, 100% क्षेत्रफल है, तो 2.47% केवल हम भारतवासी यहाँ पे रहते हैं, इतने भाग पे, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, और पहला कौन सा है ये आपको पता ही होगा, जिसका नाम है चीन। किसको किसको पता था और किसको किसको नहीं पता था, आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ताकि हम पता चल सके कि आप कितना आपको पता है।
ये हमारा अगर देखा जाए तो मैंने अभी क्या बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग इंडिया में रहते हैं, राइट, इंडिया में रहते हैं। मतलब 100 इंसान की अगर हम बात करें तो 17.2 मतलब 17 इंसान हमारे भारतीय ही हैं। अगर 100 लोगों की बात करें तो 17 लोग हमारे भारतीय ही हैं यहाँ पे। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो देश को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों, ये अभी पुराना है तो अभी और केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ा है तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे मैप के थ्रू। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है कि इंडिया कहाँ पे इसका विस्तार है, ये कौन से नंबर पे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन से नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि पे बड़ा है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो उत्तरी भाग है ये 37.6 नॉर्थ में है और यहाँ पे 68.7 है और इस वाले भाग में आप देख सकते हो यहाँ पे 97.25 है और यहाँ पे नीचे वाले भाग कितना है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे है। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें, ये इस छोर से इस छोर की मतलब कि गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच की अगर दूरी बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर है। 2933 को याद रखने के लिए चलिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप 2 बार 3 लिखना, 2 बार 3 लिखने के बाद 3 और 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 9 आता है। अब 3 कितने बार लिखे हो तो 2 बार, तो ये आपको ट्रिक है 2933 याद रखने के, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर हम देशांतरी विस्तार अगर देखें, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक की अगर हम बात करें यहाँ से, मतलब कि मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर है। मतलब कि इसको याद रखने के ट्रिक मैं बता देता हूँ, इसको कैसे हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उल्टी दिशा में मतलब 1 2 3 तक आपको गिनती लिखना है। उसके बाद 4 होता है, लेकिन 4 हम यहाँ पे ना लिख के पीछे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये ट्रिक है, दोनों को याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दिया। ये एग्जाम में पूछते हैं कभी जभी, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको भी अपना नोट्स बनाने में क्लियर हो जाए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर या खाड़ी में है? चलिए हम मैप के थ्रू देखते हैं। मैं आपको रटाने वाला काम यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाने वाला काम करूँगा, दिखा के पढ़ाने वाला। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये बंगाल की खाड़ी है। जितना पानी दिख रहा है ना आपको, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन मिल गया होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर या खाड़ी में है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है, राइट, ये बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप किस सागर या खाड़ी में है? अगर लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लक्षद्वीप है और ये लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये पूरा भाग किसका है? अरब सागर का है। तो ये लक्षद्वीप हमारा अरब सागर के अंदर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छी तरीके से, आप छत्तीसगढ़ राज्य से हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ तो नहीं दिया है, और चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, बाकी आप लिख के लाना। एक तो मध्य प्रदेश से करता है, एक उड़ीसा से करता है, इधर आपका झारखंड से करता है। इस साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से करता है, तेलंगाना से करता है, राइट, और यहाँ पे महाराष्ट्र से भी करता है हल्का। इधर आपका देखा जाए तो यूपी से भी करता है। तो ये इतना सारे देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है। आप मैप में देख के, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसे अच्छे से लिख के लाएँ, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करना। अगर चलिए और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको पता है भारत कहाँ है, तो भारत एशिया महाद्वीप में उपस्थित है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भारत के बीचों बीच छत्तीसगढ़ से भी होके एक रेखा गुजरती है बलरामपुर जिले के, वो क्या है? कर्क रेखा। मतलब पांचवा का आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। उसके बाद छठवा है कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एवं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो अगर हम बात करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ये
3214 किलोमीटर। और अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये हमारा होता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी कितना है तो 2933 किलोमीटर, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी कितना है तो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर अगर हम आते हैं तो भारत के उन राज्यों की पहचान कीजिए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के उन राज्यों की बताना है, तो सबसे पहले तो गुजरात से इसको आप होमवर्क रखना, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको होमवर्क रखना। कल के क्लास में आप मुझे कमेंट करके बताना। आज जो भी सबसे पहले कमेंट करके बताएगा उसका मैं कल नाम लूँगा और उसका फिर यहाँ पे मैं बताऊंगा, इसका आंसर भी कल यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा किन किन देशों को स्पर्श करती है। भारत की जो स्थल सीमा है वो किन किन देशों को टच करती है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला देश यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो एक पाकिस्तान हो गया पहले नंबर पे। दूसरा की अगर हम बात करें तो ये हमारा चीन है। ठीक है, चीन से यहाँ पे तिब्बत वाला क्षेत्र में, और पहले यहाँ पे ये जो एरिया है ना ये पाकिस्तान के रीजन में, मतलब ये पाकिस्तान हमसे हड़प लिया है, और यहाँ से जो अफगानिस्तान था वो भी यहाँ पे आता है। तो आप अफगानिस्तान का नाम लिख सकते हो क्योंकि हम इसको मानते हैं कि ये हमारा भारत का एरिया है, लेकिन पाकिस्तान मानता है कि ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, तो एक अफगानिस्तान भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, फिर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इधर देखा जाए तो ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और फिर नीचे एक छोटू सा देश है श्रीलंका के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इतने सारे देशों के साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि स्थल सीमा, तो स्थल सीमा ये श्रीलंका से नहीं करता। आपको श्रीलंका का नाम नहीं लिखना है क्योंकि श्रीलंका हमारा स्थल सीमा नहीं बनाता है, वो जल सीमा बनाता है, मतलब जल के थ्रू वो हमारा पड़ोसी देश है, स्थल के थ्रू हमारा पड़ोसी देश नहीं है। अब पूछ रहा 9वां क्वेश्चन कि मानचित्र में भारत के पड़ोसी देशों के बीच की सीमा किस चिन्ह से दिखाई गई है। तो आप जिस भी मानचित्र में देखते हो हर एक मानचित्र में अलग अलग सीमा रेखा बनाया जाता है, तो आप देख लेना। भारत किन किन सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है, तो आपको पता है कि एक तो यहाँ पे अरब सागर से घिरा है, नीचे में आपको हिंद महासागर से घिरा है, यही दो है जिससे भारत घिरा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हमारे पास टाइम है तो हम आगे चल सकते हैं। चलिए, तो आगे अगर हम देखते हैं तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये चीज़ मैं पूरा समझा चुका हूँ, आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक परिदृश्य, इसके बारे में चलिए देखते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य क्या होता है। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला ताना बाना है। ये चीज़ आपको पता है कि संस्कृति हमारे, अगर आप भारत की देखो तो भारत में बहुत सारे विविधता हैं, राइट। भारत में आपको किसी एक धर्म के या फिर किसी एक संस्कृति के लोग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, किसी एक भाषा को बोलने वाले नहीं। यहाँ बहुत सारे विविधता हैं, राइट। बहुत सारे भाषा यहाँ पे बोले जाते हैं, बहुत सारे रहन सहन यहाँ के हैं। अगर आप भारत के बारे में, अगर इसकी संस्कृति कला को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत कितने विविधता वाले देश है। ठीक है, तो सभ्यता जो है मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, मतलब उसकी सभ्यता है उसे बताता है कि उसका भौतिक क्षेत्र कैसा है। सांस्कृतिक मानसिक क्षेत्र की प्रगति का घोतक है। ठीक है, तो इस तरीके से कश्मीर से जो कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है। भारत में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्ज दिया गया है। मतलब यह लिखित रूप से 22 भाषा हम भारत में बोलते हैं, लेकिन अनलिखित रूप से हम बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। बस हमारे लिखित रूप से जो संविधान में लिखा गया है वो 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। लगभग अन्य 1600 और भाषाएँ हैं जो कि हम बोलते हैं। ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा है। अब जैसे सपोज कि हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी कोई भाषा के रूप में यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ना। अगर छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, बिहार वाले बिहारी बोलते हैं, लेकिन वो कोई भाषा नहीं है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखो वो उड़िया जैसे वो भाषा के रूप में है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, मतलब 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। लेकिन 1600-1700 ऐसे और भाषा हैं जो कि बोले जाते हैं, लेकिन जिसको मान्यता नहीं दिया गया है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत धार्मिक संप्रदाय भारत में रहती है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, आदिवासी कबीले, मतलब हर एक इंसान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत में। और ये क्या करते हैं तो फसलें उगाते हैं, शिकार पशुपालन पर आश्रित रहते हैं, बहुत दूर दूर जगहों में जाके दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बसते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर हमारा अभ्यास प्रश्न आता है। आज हम अभ्यास प्रश्न तक ही करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो अभ्यास प्रश्न चलिए हम कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा माना जाता है कि हिमालय और हिंदू कोश पर्वत श्रृंखला न होती तो भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या यहाँ पे नदियाँ आती? नदियाँ नहीं आती। जब नदियाँ नहीं आती तो मैदान नहीं होते, और जब मैदान नहीं होते तो यहाँ पे कृषि नहीं होती, मतलब ये पूरा क्या होता? मरुस्थल होता। तो यहाँ पे आंसर आपका मरुस्थल राइट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अवश्य है, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई संकरे दर्रे भी मौजूद है। ठीक है, दर्रे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मौजूद है, जिसे बोलन और एक मैं आपको क्या बताया था, एक बोलन था और एक खैबर था। खैबर और बोरन दो यहाँ पे दर्रे मैंने आपको बताया था। भारत के अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से, उत्तर में कितना था 36 डिग्री, ये 8 डिग्री 6 मिनट से लेके 36 डिग्री 4 सेकेंड तक 4 मिनट तक था अक्षांशों के बीच। और पश्चिम से पूर्व तक अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारा कुछ 68 करके था और यहाँ पे 97। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है। तो ये हमारा आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूँ। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% आबादी रहती है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, तो हिमालय से निकलने वाली सदानीर नदियों के नाम बताइए। तो बहुत सारे नदी हैं, जैसे हो गया गंगा, हो गया यमुना, हो गया उधर, फिर अगर देखा जाए तो सिंधु हो गया, सतलज, चेनाब, रावी, ये सब आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हिमालय हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ हिमालय हो जाएगा। उसके बाद भारत की बाह्य सीमा को छूने वाले पड़ोसी देशों की सूची बनाइए। मैंने आपको अभी बताया था, उसके बारे में आप लिख सकते हो। सार्क से क्या तात्पर्य है, अभी जस्ट हम ऊपर देखे थे, उसको आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। हमारे देश की प्रमुख मध्याह्न रेखा देशांतर कौन सी है? तो कर्क रेखा है। ठीक है, यहाँ पे देशांतर पूछा है राइट, तो देशांतर के बारे में लिखना है, करके यहाँ पे नहीं लिखना, देशांतर के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती है, सूची बनाइए। तो ये आपके राज्य की है, आपका ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होता है। कितने भी राज्य हैं, अगर छत्तीसगढ़ में हम बेसिकली बात करें तो कितने भाषा बोले जाते हैं उसके बारे में आपको देखना है। तो आज जो हमारा पहला पोर्शन था वो हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम 2.1 मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप देखेंगे कि किस तरीके से प्राकृतिक स्वरूप इसका है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम हिमालय वगैरह के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे। एंड वीडियो आज का अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।